हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ उस चैप्टर पे भारतीय संविधान में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है। ये हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ, जिनसे आप देश में ऐसी वन भी परीक्षा नहीं है जिनमें प्रश्न न बनता हो। आप रेलवे देने जाइए, एसएससी जीडी देने जाइए, आर्मी देने जाइए, राज्य स्तरीय परीक्षाएं देने जाइए, सीजीएल देने जाइए, चाहे देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इन अनुसूचियों से मिनिमम 1 प्रश्न तो रहता ही है। इसीलिए मैं सोच रहा था ये जितनी भी शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, तो इन बारे में डिटेल से आज बता दूं, जिससे बच्चे जब भी परीक्षा देने जाएं तो उन्हें समस्या ना हो। और ये अनुसूचियां जो हैं हमारे देश में नीति निर्माण में, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य और सेंटर बीच में जो राइट्स हैं उसे बांटने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। इससे हमारा पूरा प्रशासन में जो ढांचा है वो तैयार होता है। तो ये समझते हैं अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शेड्यूल्स ऑफ सिस्टम लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शेड्यूल्स ऑफ सिस्टम लॉ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज ये जान जाइए, पहले जब हमारा संविधान बना था और जब देश में अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारे संविधान में मात्र 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। पर प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। अर्थात जब मूल संविधान अप्लाई हुआ उससे बाद में भी 4 अनुसूचियां जुड़ी हैं। तो आज मैं उन सभी अनुसूचियों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालने वाला हूं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं आज इन अनुसूचियों बारे में। लेट अस नो अबाउट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन सिस्टम, इंडियंस लॉ। तो अब यहां ध्यान देते हैं, टुडे आई विल टेल अबाउट शेड्यूल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ। तो अब यहां हम ध्यान देते हैं, इस बारे में पूरा हम समझते हैं अच्छे से। तो यह मैंने बताया है, पहले ध्यान दीजिए, शेड्यूल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ, भारतीय संविधान में अनुसूचियां। आज इन अनुसूचियों बारे में बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें। और ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें इससे प्रश्न नहीं आता हो, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें, समझिए इसे। पहले परीक्षा में प्रश्न पूछता है मूल संविधान में बताइए जितनी अनुसूचियां थी। तो मैंने यहां बताया है मूल संविधान में 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, पर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है। मूल संविधान में 22 पार्ट थे, परंतु वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और ये अनुसूचियां जो शेड्यूल्स हैं भिन्न भिन्न विषयों से रिलेटेड हैं। तो आज वो विषय जानते हैं इन जो 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं, जिससे हमारे देश में शासन प्रशासन तंत्र नियंत्रित और निर्धारित होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं अनुसूचियों बारे में। 12 अनुसूचियां जो हैं, 12 शेड्यूल्स जो हैं हमारे संविधान में, सिस्टम ऑफ लॉ में। तो अब ध्यान दीजिए, पहली अनुसूची जो है हमारी, फर्स्ट अनुसूची, यह अनुसूची जो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों से संबंधित है और सेंटर शासित राज्यों से संबंधित है। इस बारे में पूरे नियम और विधान जो हैं वो पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। फिर समझते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते व पेंशन संबंधी नियम हैं। दूसरी अनुसूची में हमारे मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, अफसर जो भी वेतन पाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वेतन भत्ता और पेंशन, उनसे संबंधित नियम और विनियम जो भी अधिनियम हैं वो सब हमारे द्वितीय अनुसूची में हैं। वे सब हैं द्वितीय अनुसूची में। तो पूछता है प्रश्न, ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है द्वितीय अनुसूचित संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें ये भी रहता है वेतन भत्ते व पेंशन। तो आप तुरंत मारिए वेतन भत्ते और पेंशन वाले ऑप्शन पे, अर्थात यही ऑप्शन सही है। तो ये ऐसे प्रश्न आता है। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते व पेंशन से संबंधित है, जो देश में वरीय ऑफिसर्स हैं उन्हें देने संबंधित सारे नियम नीति निर्धारण द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें शपथ है।
तृतीय अनुसूची में जानते हैं हमारे देश में जो भी बड़ा अफसर, मंत्री, नेता, सांसद बनते हैं वो भारतीय संविधान उसे साक्षी मानते हैं और शपथ लेते हैं। तो वो शपथ संबंधी सारे नियम, जो शपथ दिलवाता है, जो शपथ लेता है, जिस आधार पर लेता है, वो सब तृतीय अनुसूची में है। पर यहां ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति तृतीय अनुसूची आधार पर शपथ नहीं लेता है। सारे मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, अफसर तृतीय अनुसूची आधार पर शपथ लेते हैं, पर राष्ट्रपति जो है थर्ड शेड्यूल अनुसार शपथ नहीं लेता है। राष्ट्रपति संविधान में अनुच्छेद 60 दिया है, उस अनुच्छेद द्वारा शपथ लेता है, उस अनुच्छेद आधार पर शपथ लेता है। वो तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान जो है उस अनुसार शपथ नहीं लेता। परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ था बीपीएससी में, राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसमें ऑप्शन दिया था तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62 ऐसे। फिर आईबीएस ईआईओ में भी यह प्रश्न आया था, 4 ऑप्शन दिया था। तो हमेशा जानिए राष्ट्रपति जो है वो तृतीय अनुसूची आधार पर शपथ नहीं लेता है, वह शपथ अनुच्छेद 60 जो है उस अनुच्छेद आधार पर लेता है। मैं पूरा अनुच्छेद भी बताने वाला हूं। संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, आज तो 445 से ऊपर अनुच्छेद हैं, तो सभी अनुच्छेद पर भी बात होने वाली है। तो पहले आज हम समझ लेते हैं शेड्यूल्स। तो जान जाइए, बड़ा इंपोर्टेंट, मैंने यहाँ नोट्स में डाल दिया है। सभी मंत्री और सांसद शपथ लेते हैं, न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान है उसी अनुसार शपथ लेते हैं। पर राष्ट्रपति तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रावधान अनुसार शपथ नहीं लेता है, वह शपथ संविधान में अनुच्छेद 60 में वर्णित जो प्रावधान है उस आधार पर शपथ लेता है। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर आप ध्यान दें। तीसरा, चौथी अनुसूची पूछता है। चौथी अनुसूची भी आईबीएसईआईओ में प्रश्न आया था, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया था। आईबीएसईआईओ जो 2 डबल मतलब बहुत अच्छी सर्विस है, उसमें भी प्रश्न आया था, चतुर्थ अनुसूची संबंधित है। तो जानिए चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से मैं बता रहा हूं, राज्यसभा में आप जानते हैं भिन्न भिन्न राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और वहां पे हर राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है। और यह प्रतिनिधित्व पॉपुलेशन जो है, जिस राज्य में जितना ज्यादा है वहां से राज्यसभा में उतने ही प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जैसे बिहार में 75 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं राज्यसभा में, ये आप जरूर ध्यान दें। राज्यसभा में बिहार से 75 प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि, यानी जहां जितनी ज्यादा आबादी है उस राज्य से उतने ज्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजे जाते हैं। यानी राज्यसभा जो है राज्यों से संबंधित वहां पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और उन्हीं लीडरशिप से संबंधित है, और उसमें निर्धारण होता है पॉपुलेशन आधार पर। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है उससे संबंधित नियम और विनियम सारे चतुर्थ अनुसूची में वर्णित हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट अनुसूची है। अब समझते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान उसमें है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रावधान निर्धारित हैं, जितने भी विशेष नियम निर्धारित हैं, वो है 5वीं अनुसूची में। और इस अनुसूची पर जितने भी प्रावधान निर्धारित हैं उस अनुसूची पर राइट्स जो होता है राष्ट्रपति पास होता है। राष्ट्रपति अपने बुद्धि से, अपनी सोच अनुसार 5वीं अनुसूची संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उस स्थान पर आदेश देता है और अप्लाई होते हैं। तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी उपबंध से जुड़े हुए हैं। तो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट अनुसूचियों पर, उन पर भी नजर डालते हैं। अभी हमारी मूल अनुसूचियां ही चल रही हैं। मैंने बताया था भारतीय संविधान में 8 मूल अनुसूची थी। संविधान जब 26 जनवरी 1950 उस तिथि में अप्लाई हुआ था, पर अब 4 अनुसूची और भी बढ़ी हैं। तो आज पूरी अनुसूची आप डिटेल से समझ लीजिए, परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए समझते हैं अन्य अनुसूचियों बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शेष अनुसूचियों पर नजर डालते हैं। 5 अनुसूची हम समझ लिए हैं जिन जिन विषयों से संबंधित है। अब समझते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची जो है विशेष राज्यों में, ये टोटल 4 राज्य हैं। परीक्षा में पूछता है 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों तथा जातियों से संबंधित प्रावधान है, प्रशासन संबंधी प्रावधान, विशेष प्रावधान है। यानी वहां पर जमीन लेना मना है, दूसरे राज्य वाले आदमी हैं उन्हें वहां पर मतलब बहुत प्रतिबंध हैं। तो ऐसे संबंधित विशेष प्रावधान जो हैं वो है 6ठी अनुसूची में, और ये प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा अप्लाई होता है। तो समझते हैं 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य हैं
इन 4 राज्यों में जनजातियों संबंधित जितने भी प्रशासन संबंधित प्रावधान हैं, नियम हैं, वो 6ठी अनुसूची में वर्णित हैं और वो सारे नियम राष्ट्रपति द्वारा अप्लाई होते हैं। अब ध्यान दीजिए, 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची द्वारा ही सेंटर और स्टेट्स बीच में पावर विभाजन होता है, यानी इसी से पता चलता है राज्य पास इतना पावर है और सेंटर पास इतना पावर है। इस पर स्पष्ट निर्णय 7वीं अनुसूची में ही दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सेंटर और राज्य दोनों वाले राइट्स निर्धारित हो जाते हैं। तो इसलिए सारे अधिनियम और विनियम जो हैं वो हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अनुसूची पर आप जरूर समझे, परीक्षा में प्रश्न बनता है इससे। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है यूनियन शेड्यूल्स, इस पर 100 विषय हैं। ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में यूनियन शेड्यूल में 100 विषय हैं। जब मूल संविधान बना था तो उसमें 97 विषय थे, पर अब संशोधन हुआ है इसलिए इसमें पूछ देता है, बताइए जितने हैं यूनियन शेड्यूल्स में, तो आप तुरंत बताइए इसमें 100 विषय पर संबंधित हैं। 100 विषय से मतलब 100 विषय से 100 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर नियम बनाने संबंधित सारे राइट्स संसद पास है, सेंटर पास है। उस पर जितना भी नियम है वो संसद ही बनाता है और वही नियम अप्लाई होता है। यानी 100 विषय ऐसे हैं और उन सभी बारे में वर्णन जो है वो यूनियन शेड्यूल्स में है। मूल संविधान में 97 विषय थे, अब हैं 100 विषय। ये प्रश्न ध्यान देना है। दूसरा, स्टेट शेड्यूल्स, राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय हैं। ध्यान दीजिए, यानी राज्यों पास वर्तमान समय में 61 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर उन्हें नियम और विधान बनाने संबंधित पावर मिला हुआ है। तो वो है टोटल 61 विषय। जब संविधान बना था तो राज्यों पास उस समय 66 विषय थे। 66 विषय पर नियम और अधिनियम बनाने संबंधी प्रावधान था। पर बाद में जब 76वां संविधान संशोधन हुआ 1942 में, तो उसमें से 5 विषय हटा लिए जाते हैं और वो डाल दिए जाते हैं समवर्ती सूची में। अब समझ रहे हैं आप, यानी राज्य सूची पर सिर्फ राज्य ही नियम बनाता है और जो यूनियन है शेड्यूल्स उस पर सिर्फ सेंटर संसद ही नियम बनाती है और वही नियम मान्य होता है, पूरे देश में अप्लाई होता है। राज्य सूची वाले विषयों पर राज्य नियम बनाते हैं और वही पूरे राज्य में अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट 3rd जो है वो है समवर्ती सूची। यह विषय हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली हुई। पूछता है समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया है, 4 ऑप्शन देता है, तो उसमें जानिए समवर्ती सूची हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रावधान थे उसी प्रावधान अनुसार समवर्ती सूची बनी है। समवर्ती सूची वैसी सूची होती है जिस पर राज्य और सेंटर संसद दोनों विधान बनाते हैं, पर यदि विवाद होता है तो सेंटर द्वारा ही बनाया हुआ विधान मान्य होता है। ये ध्यान देना है। राज्य सूची समवर्ती सूची पर स्टेट्स और सेंटर दोनों पास विधान बनाने संबंधी पावर होता है, पर जब इस पर विवाद होता है तो सेंटर द्वारा ही बनाया हुआ नियम मान्य होता है। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। मूल समवर्ती सूची में 47 विषय थे। पूछता है मूल समवर्ती सूची में 47 विषय थे, पर वर्तमान जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय हैं। वर्तमान जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य और सेंटर दोनों नियम बनाने लिए स्वतंत्र हैं, पर विवाद होने पर सेंटर द्वारा संसद द्वारा ही बनाया हुआ नियम मान्य होता है। ये बात अब जरूर ध्यान दें। अब समझते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। उन भाषाओं संबंधित वर्णन जो होता है वो 8वीं अनुसूची में होता है, जिन्हें राजभाषा बोला जाता है। अब जरा सोचिए, 8वीं अनुसूची जरूरत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जानिए संविधान में जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं वही भाषाएं जो हैं हमारे प्रशासन में, ऑफिस में, न्यायालय में ही व्यवहरित होती हैं, उन्हीं से परीक्षाएं संचालित होती हैं और वही मान्य हैं। जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं हैं उनसे हमारा प्रशासन में वो व्यवहार में नहीं होती हैं। इसीलिए आप जानते हैं बार बार क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय पार्टियां अपना जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें
8वीं अनुसूची में डालने हेतु मुद्दा उठाती रहती हैं, आंदोलन चलाती रहती हैं। अभी पाइए भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, इसलिए भी मुद्दा उठाया जा रहा है। मुद्दा उठाने से होता है भाषा है उसे संरक्षण मिल जाता है। अब वो भाषा परीक्षाओं में, प्रशासन में, दफ्तरों में यूज होना प्रारंभ हो जाती है, तो इस तरह से उसे फायदा मिलता है। नहीं तो भारत में जान रहे हैं 2798 बोलियां बोली जाती थी और धीरे धीरे वो बोलियां जो हैं विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसीलिए जो विशेष भाषाएं हैं उन्हें भारतीय संविधान में द्वारा संरक्षण दिया जाता है और उन्हें 8वीं अनुसूची में वे शामिल हो जाती हैं। पर यह भी ध्यान देना है, आज हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, पर मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान से मतलब है वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 उस दिन भारत में अप्लाई हुआ था, उसमें सिर्फ थी 14 भाषाएं। पूछता है आपसे मूल संविधान में बताइए जितनी भाषाएं थीं, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए 14 भाषाएं थीं। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में बताइए जितनी भाषाएं हैं, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं शामिल हैं। अब ध्यान दीजिए, संविधान में 15वीं भाषा बताएं, मूल संविधान में 14 भाषा संबंधी थी, राज्य उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा तौर पर सिंधी शामिल हुई। तो पूछता है संविधान में शामिल 15वीं भाषा, 8वीं अनुसूची में शामिल 15वीं भाषा बताइए, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए सिंधी। ये भी पूछता है सिंधी संविधान में बताइए जिस संविधान संशोधन द्वारा शामिल हुई, तो मैंने इसमें सब डिटेल से बता दिया है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भारतीय संविधान में शामिल हुई। फिर आपसे 3 और भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान में जुड़ी। अभी तो सोचिए सिंधी जुड़ी तो 15 हुई। 71वें संविधान संशोधन 1992, ध्यान दीजिए 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। इस द्वारा 3 भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हुई थी। पूछता है 71वें संविधान संशोधन द्वारा बताइए जो भाषाएं भारतीय संविधान में शामिल हुई थी, तो ये तीनों भारतीय भाषाएं जो मणिपुरी, नेपाली इत्यादि हैं, याद रहना चाहिए 3 भारतीय भाषाएं शामिल हुई थी। 71वां संविधान संशोधन पूछता है बताइए जब हुआ था, अब तुरंत बताइए 1992 में, 1992 में हुआ था। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भारतीय भाषाएं जो हैं वो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। इस तरह से टोटल 18 भाषाएं हुई। फिर था सन 2003 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भारतीय भाषाएं जो हैं संविधान में शामिल हुई। 4 भारतीय भाषाएं। पूछता है 92 में 92वें संविधान संशोधन बताइए जब हुआ था, तो सन याद रहना चाहिए 2003 में। 95वें संविधान संशोधन द्वारा बताइए जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई, तो ये 4 भाषाएं जो मैथिली, संथाली इत्यादि हैं, नाम याद रहना चाहिए। 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हुई हैं। इस तरह से वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अनुसूचियों पर, नेक्स्ट शेड्यूल्स पर, जो अभी 4 ठो नई जुड़ी हुई हैं। ये तो हमारे मूल संविधान में शुरू से थी 8 अनुसूचियां, मैंने बताया है। अब हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो अब उन 4 अनुसूचियों पर भी नजर डालते हैं, वे जिन जिन प्रावधानों से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शेष अब जो नई अनुसूचियां जुड़ी हुई हैं उन पर नजर डालता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा 1950, संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसी संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल हुई। सन था 1951, पहले संविधान संशोधन द्वारा। पूछता है 9वीं अनुसूची संविधान में बताइए जिस संशोधन द्वारा शामिल हुई, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। सन था 1951। इस अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियम हैं। पहले मैं इस अनुसूची के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जानिए, जब देश आजाद हुआ था तो सारे जमीन जायदाद, जो ज्यादा संपत्ति थी वो राजाओं और जमींदारों पास थी, देसी रियासतों पास थी। तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो चाहते थे राजाओं से, देसी रियासतों से सारी जमीन संपत्ति छीन ली जाए। तो जब वो संपत्ति और जमीन छीनी जा रही थी तो राजा जो थे, रियासतें जो थी, उन न्यायालय में उसे चुनौती दे रही थी और फिर वहां पर वे उन्हें संपत्ति मिल जा रही थी।
तो वही संपत्ति जब जब्त हो रही थी तो वो नियम न्यायालय में चुनौती न दिया जाए, उससे संबंधित विशेष प्रावधान जो थे वो 9वीं अनुसूची में बने। यानी 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम डाल दिए जाते थे उन्हें अब जो है न्यायालय में चुनौती देना संभव नहीं था। परंतु अभी अभी आज से 8 साल पहले जो था, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है 9वीं अनुसूची जिस समय बनी उस समय वो जरूरी थी, उस समय महत्व था। परंतु अब 9वीं अनुसूची ऐसा दैव प्रदत्त नहीं है जिस पर न्यायालय द्वारा समीक्षा न हो, इसीलिए अब 9वीं अनुसूची जो है उस पर भी न्यायालय द्वारा समीक्षा संभव है। पहले इस पर न्यायालय द्वारा समीक्षा संभव नहीं होता था, इसीलिए जो भी अधिनियम थे उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। आप बीच बीच में सुनते रहते हैं, नेता उठाते हैं हमेशा डिमांड, जो रिजर्वेशन है उसे भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए जिससे उस पर न्यायालय फैसला न दे पाए। बार बार यह डिमांड उठाया जाता है। तो इस पीछे यही रीजन है, 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान शामिल थे उस पर न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं हो पाती थी। संसद द्वारा ऐसा नियम बनाया था, परंतु बाद में संसद ने ऐसा नियम बनाया था, परंतु बाद में यह निर्णय दिया है 2010-12 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में शामिल प्रावधान दैव तुल्य नहीं है, ऐसा नहीं है जिन पर न्यायालय द्वारा समीक्षा न हो। अतः हम 9वीं अनुसूची वाले प्रावधानों पर भी न्यायालय द्वारा समीक्षा संभव है, मतलब वो प्रावधान विधि सम्मत हैं या नहीं हैं। तो ये है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची लाने पीछे यही उद्देश्य था, उस समय जो राजाओं और रियासतों से जमीन छीनी जा रही थी तो उससे संबंधित सारे नियम जो थे उन 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते थे, जिससे राजा उसे न्यायालय में चुनौती न दे पाए। तो इसीलिए बनी थी 9वीं अनुसूची। इसलिए इसमें विशेष अधिनियम और विनियम हैं, अधिनियम और विशेष अधिनियम और विनियम हैं। अब समझते हैं 10वीं अनुसूची। आप 10वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है परीक्षाओं में 10वीं अनुसूची बताइए जिससे संबंधित है। तो दल बदल आधार पर निर्भरता संबंध में, यानी ध्यान दीजिए, आप हमेशा समाचार पत्रों में टेलीविजन पर न्यूज सुनते हैं, इस दल से इतने सदस्य, सोचिए मान लीजिए चाहे जो भी सदस्य हो, आज चुनाव जीतता है दूसरे पार्टी पर से और बाद में वो लालच या लोभवश दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, वो पार्टी बदल लेता है, जिसे दल बदल बोला जाता है, दल बदलू नेता। तो ऐसे नेता जब पार्टी बदल लेते हैं तो जिस पार्टी से चुनाव लड़े होते हैं उसे बहुत ही लॉस होता है। इससे बचने हेतु संविधान में नियम बने और वो संशोधन था 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल हुई, जिसमें दल बदल से निर्भरता संबंधित नियम हैं। इसी आधार पर अभी सोचिए 2 साल पहले मध्य प्रदेश में यूपीए से संबंधित 20 से 22 एमएलए सिंधिया नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए थे। तो उसे वो जितने सदस्य थे उन सदस्यों वाली सदस्यता रद्द हुई थी। तो इसी नियम आधार पर रद्द हुई थी और दोबारा चुनाव हुआ था तो बीजेपी सत्ता में आई थी। तो समझिए दल बदल से निर्भरता संबंधित जो प्रावधान हैं वो हैं 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है, यदि चाहे जो भी दल या पार्टी से जीता हुआ सदस्य दूसरे दल में शामिल होता है तो वहाँ पर सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ऐसे सारे नियम और प्रावधान जो हैं वो 10वीं अनुसूची में ही हैं। और 10वीं अनुसूची पूछता है बताइए जिस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है, तो आप उत्तर दीजिए 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची पूछता है बताइए जब संविधान में शामिल हुई, तो आप उत्तर दीजिए 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल्स। यह ध्यान दीजिए 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पूछता है, 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से पूछता है बताइए जिस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं सूची आई, बड़ा इंपोर्टेंट है। तो जान जाइए 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई। वर्तमान समय में इस पर 29 विषय हैं, वर्तमान समय पर इस पर 29 विषय हैं। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल्स। 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपलिटियों से संबंधित प्रावधान है, जिससे शहरों में प्रावधान प्रशासन संबंधी प्रावधान होता है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा, यानी 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुई।
इसमें 18 विषय हैं। इनमें म्यूनिसिपैलिटी संबंधित नियम और प्रावधान हैं। तो ये है हमारे संविधान में टोटल वर्णित 12 अनुसूचियां जो इस समय मौजूद हैं, और हर अनुसूची भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित है। उन अनुसूचियों में भिन्न भिन्न अधिनियम और प्रावधान हैं, विनियम हैं, जिनसे शासन और प्रशासन नियंत्रित और संचालित होता है। तो अब आप तो समझ लिए हैं, ये अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे देश में चाहे जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न बनता ही बनता है। तो दूसरे दिन मिलता हूं मैं पार्ट्स। संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स भी भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित हैं। तो दूसरे दिन उस पार्ट्स पर भी मैं वीडियो बना देता हूं, जिससे आप सब परीक्षा देने जाएं तो उससे भी पूछता है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे दिन। और संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स बारे में मैं बताता हूं। तो आप जितने बच्चे हैं उन्हें मेरा चैनल पहुंचाएं, शेयर माय चैनल टू एवरीबॉडी, जिससे वो भी फायदा उठा पाएं।